नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नए और अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स देश के लिए एक रूल बुक लिखना कितना बड़ा काम होगा? एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और उनके भविष्य को एक साथ बांध सके। आज हम भारत के संविधान की इसी शानदार कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को चुनकर उसे हमारे देश के लिए ढाला गया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अब ये नंबर देखिए, 60। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता और उनकी मेहनत का सबूत है। उन्होंने करीब करीब 60 देशों के संविधानों को गहराई से पढ़ा, और ये कोई किताबी एक्सरसाइज नहीं थी। ये तो एक नए राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की कोशिश थी, दुनिया के सबसे बेहतरीन सबक सीखकर। और हाँ, संविधान सभा का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। किसी भी देश के संविधान की नकल नहीं करनी थी, बल्कि दुनिया भर से उन आइडियाज को अपनाना था जो भारत की मिट्टी और मिजाज के लिए सबसे सही हों। ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी जिसमें हर एक प्रावधान को भारतीय जरूरतों की कसौटी पर परखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान निर्माण का ये ग्रैंड टूर। ये एक राष्ट्र की नींव रखने की कहानी है, एक ऐसी चुनौती जिसने दुनिया के बेहतरीन कानूनी और राजनीतिक विचारों को एक मंच पर ला खड़ा किया। लेकिन सुनिए, दुनिया के टूर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान पर सबसे गहरा असर किसका था। और वो था ब्रिटिश सरकार का बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप इसे हमारे संविधान की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। वो ढांचा जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा किया गया। लगभग 250 प्रावधान तो यहीं से लिए गए थे। अच्छा, तो अब बात करते हैं सरकार के मूल ढांचे की। किसी भी देश को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है ना? हमारे संविधान बनाने वालों ने विधायिका और कार्यपालिका के इस इंजन को डिजाइन करने के लिए दुनिया के सबसे सफल मॉडलों की तरफ देखा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, सरकार का स्वरूप कैसा हो? और जवाब मिला, संसदीय प्रणाली में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होगी, यानी सत्ता सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। और इस संसदीय प्रणाली की प्रेरणा मिली यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल से। चूंकि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली से कुछ जान पहचान हो ही चुकी थी, इसलिए इसे अपनाना एक स्वाभाविक और व्यवहारिक कदम था। तो ब्रिटेन से हमने सिर्फ संसदीय सरकार का विचार ही नहीं लिया, हमने 2 सदनों वाली व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का ढांचा, कानून का शासन, स्पीकर की भूमिका और चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी अपनाया। मतलब चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन भारत की विशाल विविधता को एक साथ रखना एक और बड़ी चुनौती थी। इतने सारे राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक धागे में कैसे पिरोया जाए? इसका जवाब मिला संघीय प्रणाली में। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। अब संघीय ढांचे के लिए हमने कनाडा के मॉडल को देखा। क्यों? क्योंकि कनाडा का मॉडल एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था देता था, और देश के विभाजन के बाद भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसलिए एक मजबूत केंद्र का विचार बहुत जरूरी लगा। यहीं से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखने और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा करने का प्रावधान भी आया। ठीक है, सरकार का ढांचा तो बन गया, लेकिन शक्तियों का संतुलन कैसे बने? अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सरकार की जवाबदेही तय करता है, ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यहां एक बड़ा वैचारिक सवाल था। एक तरफ थी ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता, जिसके तहत संसद सर्वोच्च है। दूसरी तरफ थी अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, जहां न्यायपालिका किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता चुना, और इस संतुलन को साधने के लिए हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की ओर देखा। वहां से हमें न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा जैसे शक्तिशाली उपकरण मिले, जो एक लोकतंत्र में चेक और बैलेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? एक स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यानी सुप्रीम कोर्ट की कानूनों को परखने और रद्द करने की शक्ति, और जवाबदेही तय करने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो भी अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। अब तक हमने सरकार की मशीनरी की बात की, लेकिन एक संविधान का दिल तो उसके नागरिकों और राज्य के बीच के रिश्ते में धड़कता है ना? तो चलिए अब अधिकारों, कर्तव्यों और आदर्शों की बात करते हैं।
नागरिकों के अधिकारों की जो नींव है, यानी हमारे मौलिक अधिकार, वो सीधे तौर पर अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित थे। ये एक क्रांतिकारी विचार था कि नागरिकों के पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिन्हें राज्य भी नहीं छीन सकता और जिनकी रक्षा अदालतें करेंगी। लेकिन भारत ने यहां भी एक अनूठा काम किया। एक तरफ अमेरिका से प्रेरित मौलिक अधिकार थे जो कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं, दूसरी तरफ आयरलैंड के संविधान से प्रेरित राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। ये सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक रोड मैप कि उसे एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए किस दिशा में काम करना है। इन आदर्शों को और मजबूती देने के लिए सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, जो नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्श फ्रांस की क्रांति से आए, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। तो जैसा हमने देखा, भारत का संविधान दुनिया भर के विचारों का एक गुलदस्ता है, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग फूलों का जोड़ नहीं है। इसे एक ऐसी अनूठी भारतीय तस्वीर की तरह गूंथा गया है जो अपने आप में पूरी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को बदलने का तरीका दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित था, ताकि ये ना तो ज्यादा कठोर हो और ना ही बहुत लचीला। लेकिन इसमें राज्यों की सहमति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया, ताकि संघीय ढांचे का सम्मान हो। ये संतुलन साधने की एक शानदार मिसाल है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी बाहरी प्रभावों के बावजूद हमारे संविधान की जो प्रशासनिक बुनियाद है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था। उसे इतनी सहजता से अपनाया गया कि कहा जाता है कि इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया गया था। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य कभी भी नकल करना नहीं था, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विचारों को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से सोच समझकर ढालना था। हमारा संविधान उधार ली गई चीजों का थैला नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण चयन का शानदार परिणाम है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, एक ऐसे संविधान का क्या मतलब है जो एक जीवंत दस्तावेज हो, जिसे दुनिया के सामूहिक ज्ञान से जोड़कर बनाया गया हो। शायद ये हमें याद दिलाता है कि महान विचार किसी एक देश की संपत्ति नहीं होते, और एक मजबूत लोकतंत्र हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है।